हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम पार्ट सेकंड के नाम से, पेपर सेकंड के नाम से भी जानते हैं गाइज। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें आपसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसका पार्ट फर्स्ट है संरचना एवं बंधन। स्टूडेंट्स, आप यदि सिलेबस से संबंधित, मार्किंग से संबंधित, एग्जाम ऑफ पैटर्न से संबंधित अगर समझना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से बताया है। उसमें आप उस वीडियो को आप देखिए और पूरे एग्जाम पैटर्न को आप समझ सकते हैं। तो गाइज, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होती है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ी होती है बीएससी फर्स्ट ईयर में। हम स्टूडेंट्स आपके लिए टोटल 75 वीडियोज में बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा केमिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आप ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी समय डिजिटल क्रांति का है। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है फॉर फ्यूचर के लिए भी, कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को है कोरोना काल में भी जारी रख सकते हैं। इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, हम बिना समय गवाए आपसे बात कर रहे हैं आज यूनिट फर्स्ट, और इस यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट में पढ़ी जाएगी। हम अभी केवल आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है संरचना एवं बंधन। संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ओके गाइज, करते हैं हम स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको जनरल क्लास में जैसे पढ़ना है ना, बिल्कुल फुली माइंड वैसे ही बैठना है। एक तो प्रॉपरली स्टूल पर, जो भी आप चेयर है उस पर बैठे, प्रॉपर स्थान पे बैठे। ऐसे नहीं कि आप रजाई ओढ़ के आप बैठे हो पढ़ रहे हो, उसको हम पढ़ाई नहीं कहेंगे, उससे हमारा प्रॉपरली माइंड नहीं लगेगा, हमको आलस आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके आसन सही होने चाहिए, बैठने का तरीका आपका सही होना चाहिए, तब जाकर आपका माइंड पढ़ने में लगेगा और चीज आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत जल्दी आपके समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे ये बात करेंगे पहले कि इस यूनिट में हम कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिससे हमको ये चीज क्लियर हो जाए कि हमने पहले कौन सी चीज पढ़ रखी है और अब कौन सी नई चीज आएगी, और यहाँ किस तरीके से बीएससी में एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, बीएससी में नंबर गेन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है, समझाने का तरीका बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गाइज, आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आपको यहाँ पर किस चीज का ध्यान देना है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बोलता है कि सर प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख दे और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं बता दूंगा। उस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप मुझे कॉल करके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। टाइमिंग रहेगा प्रॉब्लम पूछने का एक फिक्स, उस टाइम पर आप प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा रासायनिक बंधन के सिद्धांत। रासायनिक बंधन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश में जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होते हैं वो केवल समझ सकते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी साथ में इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, दूसरा टॉपिक हम यहां पर जो लेंगे वो है सहसंयोजक बंध
की प्रकृति। स्टूडेंट्स, हम जो सहसंयोजक बंध से युक्त अणु हैं उनकी हम नेचर चेक करेंगे, उसमें बॉन्ड कैसा बनता है, उसमें किस तरीके से जो संरचनाएं हैं वो चतुष्फलकी रूप में होती है, वर्ग संतलीय रूप में होती है, वर्ग पिरामिडी रूप में होती है। तो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक लेंगे वो संकरण लेंगे। स्टूडेंट्स, हम संकरण को समझेंगे और संकरण को स्टूडेंट्स जानते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चौथा पॉइंट हम यहाँ अतिव्यापन लेंगे, अतिव्यापन लेंगे, ओवरलैपिंग लेंगे, ओवरलैपिंग लेंगे, अतिव्यापन। इसके बाद में गाइज हम लेंगे केंद्रीयकृत, केंद्रीयकृत एवं विकेंद्रीयकृत, केंद्रीयकृत रासायनिक बंध, केंद्रीयकृत एवं विकेंद्रीयकृत रासायनिक बंध, ये टॉपिक लेंगे। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। मैंने यूट्यूब पर इसका पहले से भी वीडियो डाल रखा है। आप इस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। 6 नंबर वांडर वाल्स अंतर क्रियाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों पेपर में ये टॉपिक मिलेगा आपको और इसका 100% क्वेश्चन आता है। वांडर वाल्स अंतर क्रियाएं, आपने बहुत सारे टॉपिकों में इसके क्वेश्चंस देखे हैं। वांडर वाल्स अंतर क्रियाएं, वांडर वाल इंटरेक्शंस। इसके बाद में नेक्स्ट 7 टॉपिक होगा गाइज आवेश स्थानांतरण संकुल। गाइज इसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप अगर देखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश स्थानांतरण संकुल के नाम से। कुछ जो अच्छे टॉपिक होंगे उनके वीडियो हम अलग से भी आपको बनाकर लिखा देंगे समझाने के लिए, एक्स्ट्रा समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आवेश स्थानांतरण संकुल के बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अनुनाद। अनुनाद जिसको रेजोनेंस कहते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल का इंग्लिश नेम था चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ओके गाइज, नवा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहां पर प्रेरण एवं क्षेत्रीय प्रभाव, इंडक्शन एवं रीजनल इफेक्ट, क्षेत्रीय प्रभाव। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा 10 नंबर वाला वह है एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। स्टूडेंट्स, 11 टॉपिक जो होगा हमारा एरोमेटिकता के बाद में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गाइज अगला जो टॉपिक होगा हमारा 12वां नंबर का जो टॉपिक होगा हमारा उसका नाम होगा अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। टॉपिक 13 होगा अंतर्निहित यौगिक, अंतर्निहित यौगिक, इंक्लूजन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा अलग से। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, इसके अलावा हम छोटे छोटे पॉइंट्स भी यहां पर पढ़ेंगे। बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध कोण, बंध कोण, बॉन्ड एंगल,
बंद ऊर्जा, इन टर्म्स के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे, चाहे बीएससी बीएड के बच्चे, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चे इस कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं उन सभी टॉपिकों को इंक्लूड करूंगा जो सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ओके गाइज, तो बच्चों सबसे पहले आप इस कंटेंट को जो मैंने आपको इस लेसन में लिखाया है, इसको 1 बाय 1 करके सभी बच्चे नोट कर ले। मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको 2 मिनट, आप इस समय में नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले जो लेसन का नाम होता है संरचना एवं बंधन, उसके बारे में आपको समझाते हैं। आपने एक वर्ड सुना है रासायनिक बंध, किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? रासायनिक बंध हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर जब किसी एक अणु का निर्माण करते हैं, तो उस अणु में परमाणु जिस शक्ति के द्वारा बंधे रहते हैं उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? रासायनिक बंध। यानी कि अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधने वाला बंध क्या है? रासायनिक बंध है। तो हमारा पहला टॉपिक रासायनिक बंधन के सिद्धांत है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसों में हीलियम के अलावा सभी तत्वों के बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होते हैं। उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं
या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इस प्रक्रिया में 3 तरह के बंधों का निर्माण हो जाता है। पहला बंध हम जानते हैं आयनिक बंध होता है, दूसरा बंध सहसंयोजक बंध होता है और तीसरा बंध उपसह संयोजक बंध होता है। स्टूडेंट्स, आयनिक बंध मोस्टली धातु और अधातु के मध्य बनता है। धातु उच्च विद्युत धनी तत्व होता है और अधातु उच्च ऋणी विद्युत तत्व होता है। जो उच्च विद्युत धनी तत्व होता है वो अपने बाह्यतम कोश में से 1-2 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्याग कर धनायन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जो उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है वो 1-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने लगता है, जिससे आयनिक बंध का निर्माण होता है और ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ने त्यागा है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हो गया है। स्टूडेंट्स, दूसरा बंध सहसंयोजक बंध, जो कि कार्बनिक रसायन के अधिकांश यौगिकों में यही बंध मिलता है। कौन सा? सहसंयोजक बंध मिलता है। इस बंध युक्त यौगिकों में परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और साझित इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का भी योगदान हो सकता है या किसी एक परमाणु का भी योगदान हो सकता है। अगर साझित पर दोनों परमाणु का योगदान होगा तब भी वह सहसंयोजक बंध होगा, जिसको हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कह देते हैं। लेकिन यदि किसी एक परमाणु का ज्यादा योगदान है, बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन जाएगा। अब ये सहसंयोजक बंध जो होते हैं एकल बंध हो सकता है। अगर साझे में केवल दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं तो एकल बंध बनेगा। 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर साझे में प्रयुक्त हो रहे हैं तो द्विबंध बन जाएगा। दोनों परमाणुओं के 3-3 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं तो त्रिबंध बन जाएगा। तो यहाँ एकल, द्विबंध और त्रिबंध दोनों बन सकते हैं। गाइस, तीसरा उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक प्रकार का सहसंयोजक बंध का ही रूप होता है। इस बंध में क्या होता है, एक परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जबकि दूसरे परमाणु के पास उन इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा वो दाता परमाणु की तरह कार्य करेगा, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने रिक्त कक्षक में ग्रहण करेगा वह ग्राही परमाणु कहलाएगा। इस प्रकार से दाता से ग्राही परमाणु की ओर एक तीर के चिन्ह द्वारा हम उपसह संयोजक बंध को बता देते हैं, और उसकी दिशा उसके टेल से हेड की ओर होती है, यानी कि दाता से ग्राही की ओर होती है। स्टूडेंट्स, इसकी गणनाएं हम सहसंयोजक बंध के रूप में ही करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड में गाइज नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य एक एरो लगाते थे। नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य एक एरो लगाते थे। वो एरो क्या बता रहा है? उपसह संयोजक बंध को बता रहा है। स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, ऐसे हवा में कोई बात नहीं करेंगे। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि रासायनिक बंधन के सिद्धांत। आप टॉपिक डाल दीजिएगा गाइज, रासायनिक बंधन के सिद्धांत आप फर्स्ट टॉपिक डाल ले, और इसमें आप लिखेंगे गाइज, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो अणु में जिस शक्ति के द्वारा परमाणु बंधित होते हैं या
उनके मध्य आकर्षण होता है उसे रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? रासायनिक बंध कहते हैं। अब नेक्स्ट एरो में लिखिएगा गाइज, उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश उत्कृष्ट गैस के समान नहीं होता है, जिससे इनका स्थायित्व कम होता है, अतः ये तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ग्रहण करके तथा साझा करके रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं, ये बंध मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बंध, नंबर 2 सहसंयोजक बंध, नंबर 3 उपसहसंयोजक बंध। स्टूडेंट फर्स्ट लिख लीजिएगा आयनिक बंध। स्टूडेंट्स मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं जिससे आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए सोडियम परमाणु एक उच्च विद्युत धनी तत्व होता है, सोडियम परमाणु जिसका Z कितना होता है स्टूडेंट्स? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है गाइज? 281 होता है, 281 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण हो जाता है, इसलिए ये तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण कर देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या बना दिया इसने गाइस? धनायन बना दिया। और इस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2-8 है। क्या है गाइस? 2-8 है। ऐसे ही क्लोरीन परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-8-7। यदि स्टूडेंट्स ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये Cl- ऋणायन का निर्माण कर देगा। ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति मिलती है, इसलिए उच्च विद्युत ऋणी तत्व है। और इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति मिलती है, इसलिए ये उच्च विद्युत धनी तत्व है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये Cl- बना देगा, ये ऋणायन बना देगा, और ऋणायन में इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2-8-8। इस प्रकार से प्राप्त धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा, देखिए बच्चों Na+ और Cl- ये परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा, बल द्वारा ये बंधित हो जाएगा, और एक इनके मध्य जो बंध बनेगा वो आयनिक बंध होगा, और ये यौगिक आयनिक यौगिक कहलाएगा। ओके गाइज, हम अभी केवल बंधन को यहाँ शॉर्ट में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंधन के बारे में इतने ज़्यादा डिटेल नहीं है। हम इसके बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आपसे आयनिक यौगिकों के गुण की बात करेंगे, संरचनाओं की बात करेंगे, वहाँ कुछ डेरिवेशन भी रिलेटेड होते हैं तो वहाँ बात करेंगे। यहाँ पर तो हम केवल ये जानेंगे कि भाई 3 प्रकार के बंधन होते हैं और उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट टॉपिक लिख लीजिए आप, आयनिक बंध।
और इसमें लिखे यह बंध धातु व अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। धातु व अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। इस बंध के निर्माण में उच्च विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, जबकि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रोड ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इस प्रकार धनायन व ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा आयनिक बंध का निर्माण करते हैं तथा आयनिक बंध युक्त यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण। सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण स्टूडेंट्स ऐसा कैसे नोट कर लीजिएगा, NaCl यौगिक का निर्माण। इसको ऐसे कैसे नोट करें, गाइस जी आपने नोट कर लिया। चलिए अब दूसरा टॉपिक लिखिए आप, सहसंयोजक बंध। दूसरा टॉपिक लिखिए सहसंयोजक बंध। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई H2Cl2 O2 N2 अमोनिया। स्टूडेंट्स इन सभी में क्या होता है, इन सभी में सहसंयोजक बंध बनता है। दो अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बनने वाले बंध को हम क्या कह देते हैं गाइज, सहसंयोजक बंध कह देते हैं। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की मजबूरी होती है कि ये दूसरे हाइड्रोजन से कहता है कि अगर तू मुझे एक तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मैं भी तुझे मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, और दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं गाय जैसे। तो दोनों के मध्य
साजित इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है और इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा ही एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। अब इसमें बच्चों दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, बंधन में भाग ले चुके हैं, तो ये बंध युग्म बना है, बॉन्ड पेयर बना है, इसमें कोई लोन पेयर अभी नहीं है। आपने नाम सुना है लोन पेयर का। स्टूडेंट्स बीएससी में ये ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म कुछ भी नहीं लिखनी है, फुल फॉर्म ही लिखेंगे। लोन पेयर को कभी एलपी लल्लू पंजू मत लिख देना, लॉलीपॉप मत कर देना। आपको पूरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना होगा या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना होगा। ओके गाइज, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें। अब बात करते हैं हम Cl2 की। क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइज? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। मतलब दोनों क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा साझा कर लेगा, तो दूसरे क्लोरीन भी कह देगा मैं भी साझा करूंगी। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉनों ने 3 लोन पेयर बना लिए, दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ऐसे 3 लोन पेयर आ जाएंगे और ये एकल सह संयोजक बंध का भी निर्माण हो गया गाइस। आगे बात समझ में? स्टूडेंट्स अब हम आपसे बात करते हैं O2। O2 की बात करें तो O2 में ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में गाइस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 6 तो दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस छक्के को कितने चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा और साझे में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन काम आए तो द्विबंध का निर्माण हो गया। लेकिन देखो बच्चों 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर बच गए दोनों पर, तो लोन पेयर को क्या बोलोगे? असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलोगे या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलोगे। स्टूडेंट्स कहानी नाइट्रोजन की चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन में क्या हुआ? नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी बता सकते हैं, क्रॉस से भी बता सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन क्या पंजा है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इसके साथ साझा करेगा, तो ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। साझे में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बंधन कौन सा आ गया? त्रिबंध का निर्माण हो गया। लेकिन फिर भी दोनों नाइट्रोजन के 1 लोन पेयर बच गए। याद करिए आप, नाइट्रोजन के ऊपर सदैव जितने भी अणु होते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर बताया जाता है और अधिकतम ये त्रिबंधी बना सकता है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है गाइज, तो ये इसका निर्माण हो गया। स्टूडेंट्स ये सब क्या है? समपरमाणविक अणु है। क्या है? समपरमाणविक अणु है, जिसमें जो सहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति अध्रुवीय होती है। तो स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम्पल कौन से बंध के हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के एग्जाम्पल है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के उदाहरण। स्टूडेंट्स अब आपसे बात करते हैं अमोनिया, HCl, इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले HCl ले लेते हैं। HCl के अणु में दोनों अलग अलग परमाणु ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में बच्चों मैंने अभी बताया था कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन तो बेचारा अपना 1 इलेक्ट्रॉन का साझा क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कर लेगा, क्लोरीन भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगी। हाइड्रोजन के पास तो 1 सिंगल था, वो भी ले गया, तो हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। लेकिन एकल बंध दोनों के बीच में बन जाएगा। क्लोरीन पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो 3 लोन पेयर के रूप में। लेकिन कहा जाता है कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब भी कभी लड़ाई होगी तो क्लोरीन कहेगी कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो आवारा किस्म का प्राणी है, तू तेरे बंध के इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो फॉर फ्यूचर में हम इसका विषमांश बंध विदलन करेंगे और ऐसे जो
अणु होते हैं उनमें बंध की प्रकृति ध्रुवीय सह संयोजक बंध की होती है। ओके गाइज, तो ये किस कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा? ये ध्रुवीय सह संयोजक बंध की कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बन गया ध्रुवीय सह संयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ रहा होगा आपको, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, इसलिए दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में लिखिए गाइज। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजक बंध पाया जाता है। इस बंध के निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे साजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के मध्य व्यवस्थित होकर सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा गाइड, अगली लाइन में लिखो विद्यार्थियों, यदि साजित इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एकल बंध बनता है। चार व 6 इलेक्ट्रॉन होने पर द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण होता है। द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, ये पूरा ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा आप। चलिए गाइज, अब हम तीसरा बंधन लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध।
स्टूडेंट्स, उपसह संयोजक बंध का एक नाम और आप सभी ने सुना होगा, इसको डेटिव बंध भी कहते हैं, डेटिव बंध। स्टूडेंट्स, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने ये नाम सबने सुना है, मेथिल आइसोसाइनाइड, सबने सुना है मेथिल आइसोसाइनाइड। सूत्र भी सब जानते हैं, CH3NC, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। अब अगर मैं आपको इसकी एक एक परिस्थिति को समझाऊं, कार्बन CH3, तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। आप सभी बच्चे जानते हैं कार्बन चतुसंयोजी तत्व होता है। कार्बन क्या है? चतुसंयोजी तत्व होता है। स्टूडेंट्स, ये चतुसंयोजी तत्व है। और हाइड्रोजन एकल संयोजी तत्व होता है, ऐसे। नाइट्रोजन पंच संयोजी तत्व होता है, 5 संयोजकताएं होती है जिसमें, ऐसे। कार्बन फिर चतुसंयोजी तत्व है, ठीक है गाइज। अब हमने ये इसके लुईस स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा तो ये एकल एकल बंध का निर्माण तो ये यहां से ऐसे कर लेगा। अब ये कार्बन इसके साथ एकल बंध का निर्माण कर ले तो कार्बन का अष्टक कोण हो गया और हाइड्रोजन का दुष्टक कोण हो गया। अपने बाह्यतम कोश में हीलियम के समान विन्यास धारण करता है हाइड्रोजन, इसलिए हम इसको दुष्टक कहते हैं। दुष्ट आदमी वैसे भी है। अब बात नाइट्रोजन की करते हैं। नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ ये द्विबंध का निर्माण कर ले तो नाइट्रोजन की स्थिति देखो आप, इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन और इस बंध के 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा इसके पास पड़े हुए हैं। इसका अष्टक कोण है इस नाइट्रोजन का, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े ही तो हैं। इसके पास क्या है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना। बेचारे नाइट्रो, इस कार्बन की स्थिति को देखो, इस कार्बन के पास 2 और 2 4 और 2 6, कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कक्षक खाली पड़ा रहता है, तो इसके पास तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यूं ही तो पड़े हुए हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको डोनेट कर देगा? कार्बन को डोनेट कर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण पूरा कहां हो गया? कार्बन पर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है परमाणु, वो दाता परमाणु होता है। वो कौन सा परमाणु होता है? दाता परमाणु होता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो ग्राही परमाणु होता है। और स्टूडेंट, दाता से ग्राही की ओर जो हम ये तीर का चिन्ह बताते हैं, यही तो क्या होता है? उपसह संयोजक बंध या डेटिव बंध होता है। क्या होता है गाइज? उपसह संयोजक बंध या डेटिव बंध होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझे होंगे आप बहुत सिंपल वे में। और स्टूडेंट्स, इसके पूरे गुणधर्म किसके समान होते हैं? सहसंयोजक बंधों के समान होते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हम इस नाइट्रोजन और कार्बन पर एक काल्पनिक आवेश की गणना कर सकते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? फॉर्मल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल आवेश। नाम सुना है? फॉर्मल चार्ज, उभयनिष्ठ आवेश, नियमनिष्ठ आवेश, औपचारिक आवेश। स्टूडेंट्स, ये 4 नाम है इसके, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अलग से टॉपिक लेके समझाऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन पर कितना आवेश आएगा, काल्पनिक रूप से कितना आवेश उत्पन्न होगा, उस फॉर्मल आवेश को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मल आवेश बराबर परमाणु की वर्ग संख्या, परमाणु की वर्ग संख्या माइनस लोन पेयर की कुल संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या। ये एक फॉर्मूले के रूप में हमने बताया, उसका एप्लीकेशन हम करेंगे।
जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन पर आवेश कितना आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आपको ये चीज बता दी जाएगी कि जो दाता परमाणु होगा उस पर धनावेश आएगा और जो ग्राही परमाणु होगा उस पर ऋणावेश आएगा। इसके विपरीत अगर आपके आंसर आ रहे हो ना तो वो गलत हो जाएंगे। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपसे नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश, नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश निकालते हैं। देखो बच्चों कैसे निकालें। परमाणु की वर्ग संख्या, नाइट्रोजन परमाणु की वर्ग संख्या 5 होती है। अपन तो वर्ग संख्या की जगह पर यूजी से भी कर सकते हैं कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। वर्ग संख्या से तात्पर्य क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने होते हैं, 5 माइनस असहभाजित इलेक्ट्रॉन। बच्चों नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको स्थानांतरित कर दिया तो इसका योगदान नहीं है, किसका है, केवल। तो इसलिए असहभाजित यानी कि लोन पेयर की संख्या कितनी बच्चों, 0। कितनी हो गई, 0। और कुल बंधों की संख्या, सह संयोजक बंधों की संख्या 1 2 3 और 4। इस उपसह संयोजक बंध को भी सह संयोजक बंध मानना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 4। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश आ गया, आया कि नहीं आया, +1 आवेश आ गया ना। ऐसे ही कार्बन पर फॉर्मल आवेश, कार्बन पर फॉर्मल आवेश कितना आएगा गाइज। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 माइनस लोन पेयर की कुल संख्या, कितने लोन पेयर है, एक ही तो लोन पेयर है, एक ही है ना गाइज, के 2 है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या देखेंगे अपन। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 2। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2। और बताइए कार्बन कितने बंध बना रहा है, 3 बंध बना रहा है। तो 2 + 3 तो 4 - 5 करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, -1। क्या आ जाएगा गाइस, -1। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर उपसय संयोजक बंध में फॉर्मल आवेश की गणना भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मल आवेश हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम इसको लिखते हैं पहले, तब कोई चीज समझ में आएगी। टॉपिक डाल लो, उपसय संयोजक बंध या डेटिव बंध। इसमें लिखिए आप, इस प्रकार के बंध का निर्माण सह संयोजक बंध के समान ही होता है, केवल अंतर इतना है कि इसमें एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु के रिक्त कक्षक में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है वह दाता परमाणु कहलाता है, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। इस प्रकार दाता परमाणु से
ग्राही परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण उपसय संयोजक बंध के द्वारा होता है। जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर तीर के चिन्ह के रूप में होती है। तीर के चिन्ह के रूप में होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु स्थानांतरित करता है, अतः इस पर धनावेश उत्पन्न होगा। इसके विपरीत ग्राही परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न होगा। उदाहरण, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC आप सभी जानते हैं। RNC को लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, मेथिल आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन व कार्बन परमाणु पर काल्पनिक आवेश की गणना फॉर्मल आवेश के रूप में की जाती है। फॉर्मल आवेश के रूप में की जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, फॉर्मल आवेश बराबर परमाणु के बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑब्लिक करके लिखो वर्ग संख्या, ऑब्लिक ऐसे लिखते हैं, ऑब्लिक वर्ग संख्या माइनस छोटे कोष्टक में असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या, ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दे पूरे को ही, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, आइसोसाइनाइड समूह में नाइट्रोजन पर फॉर्मल आवेश की गणना, फॉर्मल आवेश की गणना तो लिखो, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, नाइट्रोजन पर फॉर्मल आवेश बराबर 5 माइनस 0 प्लस 4, 5 माइनस 0 प्लस 4, अगले स्टेप में लिख दो बराबर प्लस 1। उसके जस्ट नीचे लिखो, कार्बन पर फॉर्मल आवेश या कार्बन में फॉर्मल आवेश बराबर 4 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1। ओके गाइज, आप इसको एक बार ऐसे
नोट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। इसके बाद में स्ट्रक्चर बना लीजिएगा मेथिल आइसोसाइनाइड की, जिससे आपको पता लग जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आज इसके वीडियो लेक्चर में आपको केवल एक टॉपिक समझाया है, रासायनिक बंधन के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम हर टॉपिक के विस्तारवादी वीडियो बनाएंगे और आपको भरपूर नॉलेज देंगे। आज जैसा मैं पहले वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसका 100 वीडियो भी बनाऊंगा तो मेरे पढ़ाने का पैटर्न नहीं बदलेगा, मैं इसी वे में आपको पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लाइव क्लास का सेशन भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए आप सभी देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये वीडियो जल्दी ही आपको YouTube पर हम उपलब्ध करवा देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और राजस्थान की जितनी भी जनता है जो स्टूडेंट साइंस के हैं, BSc फर्स्ट ईयर के, जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अब आपको आराम से इस YouTube के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी स्टूडेंट्स को वंदे मातरम। ओके बच्चों, थैंक यू।